धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान। तो सबसे पहले आप, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह का सेटअप नहीं है, तो आप एक बार आवाज़ चेक करके बता दें कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, साउंड। क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, यहाँ थोड़ा ऐसा ही जुगाड़ है। साउंड का ज़रा एक बार क्लियर कर दीजिएगा। टॉपिक हमारा आज स्पेशली जो बरगाड़ी इशू पे एक न्यूज़ चल रही है कि बरगाड़ी का कोई केस चार्जशीट हुआ है, पिताजी का उसमें नाम आया है, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें उठ के सामने आ रही हैं। तो वो है सेकंड, जो हनीप्रीत और माताजी के बीच में जो कोल्ड वार कह लीजिए जारी है, वो भी चल रहा है। और तीसरा जो है वो ये केसों का आगे क्या चल रहा है। और इन सब लड़ाई के बीच में कम है आवाज़। एक्चुअली माइक नहीं है मेरे पास, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा शोर है। और कोशिश कीजिएगा कि आवाज़ समझ में आ जाए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। जी, तुम शुरुआत करें कि आज एक न्यूज़ है बरगाड़ी को लेके, जो चार्जशीट फाइल हुई है, ये सब क्या है। 5 मई को जो पेश होने का ऑर्डर है, अभी फरीदकोट कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने आज आ रही होंगी। आवाज़ समझ आ रही है एटलीस्ट, आपको इतना देख लीजिएगा बस, क्योंकि वो ऊंचा तो इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। जी, क्या है कि है क्या, आपको ध्यान हो, इलेक्शन से जस्ट पहले माइक नहीं है मेरे पास, चलिए शुरू कर दें। इलेक्शन से जस्ट पहले केस चार्जशीट हुआ था बुर्ज जवाहर सिंह वाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को चोरी करने का। वो एक केस चार्जशीट हुआ था और वो पहले से चलान दाखिल हो गया। कांग्रेस की सरकार थी, क्या नाम था, चन्नी ऐसे कुछ, चरणजीत सिंह चन्नी एक थे चीफ मिनिस्टर, उनके राज में ये हुआ था। अभी जो न्यूज़ आप सुन रहे हैं वो क्या है कि उस केस को अब हियरिंग पे लिया जाएगा 5 मई से। ये है उसमें न्यूज़ कि 5 मई से वो केस हियरिंग पे आएगा, मतलब उसका ट्रायल शुरू होगा। लेकिन वो चार्जशीट इलेक्शन से पहले ही हो गया था। अब क्या समस्या है कहीं, क्योंकि क्या है कि थोड़ा बहुत शोर मचाने लगते हैं लोग कि इस वजह से चार्जशीट हुआ, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने ये केस रीओपन कराया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती हैं। एक्चुअल में क्या है, इस केस को आपको पता हो, 6 लोगों के ऊपर केस ये बना जिन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहिब चोरी की। उसके बाद ये केस आगे शिफ्ट होता है महेंद्र पाल बिट्टू, और महेंद्र पाल बिट्टू मेन एक्यूज इसमें सामने आता है। उसके बाद महेंद्र पाल बिट्टू से आगे प्रदीप क्लेर, हर्ष धूरी, संदीप बरेटा, ये 3 नाम निकल के सामने आते हैं। अब क्योंकि महेंद्र पाल बिट्टू की डेथ हो चुकी है और उसके बाद संदीप बरेटा, ये सब मिले नहीं हैं, ये फरार है। तो क्या करती है एसआईटी, पिताजी से पूछताछ करने जाती है। पिताजी बोलते हैं भी इस सब की जानकारी अगर सिर्फ पीआर नैन को होगी या विपासना को होगी, उसके अलावा हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ये सारी, जिनको बिठाना है जिनको उतारना है, मैनेजमेंट देखती है। अब वहाँ से पीआर नैन के पास जांच आती है और पीआर नैन से वो जांच आगे रुक जाती है और फिर वापस पिताजी तक चली जाती है। आप सोचिए, स्टेप 1 पे 6 लोगों का नाम आया, उन्होंने महेंद्र पाल बिट्टू का दिया, महेंद्र पाल बिट्टू ने प्रदीप क्लेर, हर्ष धूरी, संदीप बरेटा का। उसके बाद दूसरी तरफ से पिताजी से पूछा जाता है, पिताजी नाम बताते हैं पीआर नैन का, लेकिन पीआर नैन से नीचे जो जगजीत सिंह का नाम आना चाहिए, लेकिन जगजीत सिंह का नाम आने की बजाय पीआर नैन वापस से गुरुजी का नाम ले देता है। तो ये मामला पिताजी पे चला जाता है। सेकंड क्या है कि जो ये मामला चार्जशीट हुआ है, इसमें जो गवाही है वो एक आदमी है उन 6 लोगों में से जिसने गवाही पिताजी के खिलाफ दी है। प्रदीप नाम है शायद उसका, जहाँ हमें जितना पता लगा है, उसने पिताजी के खिलाफ गवाही दी है और अब वो शराब पीने भी लग गया है, डेरे के वचन नहीं मानता है। उसने गवाही दी है और हमारे महाशय केवल बराड़ और जो हरचरण सिंह हैं, ये सब जो प्रवक्ता बने हुए हैं इस मामलों में, ये उस प्रदीप के वकील हैं जिसने पिताजी के खिलाफ गवाही दी है।
और नतीजा आपके सामने है। एक तरफ PR नैन ने जो स्टेटमेंट दिया, क्योंकि PR नैन से जो पंजाब के प्रधान का नाम सामने आना चाहिए था उसकी जगह पिताजी का नाम सामने आया। इट मीन्स PR नैन और SIT के बीच में भी शायद कोई डील हुई है, और ये आपको समझ जाना चाहिए भी आखिर ये मसला कहाँ से चल रहा है और कितना इफेक्टिव हो रहा है। सेकंड, वो जो 6 व्यक्तियों में से एक आदमी प्रदीप है, उसने जो स्टेटमेंट पिताजी के खिलाफ दिया है, डॉक्टर नैन और प्रदीप के स्टेटमेंट को मिला के ये केस पिताजी की तरफ आया है। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने इसमें क्या किया, बयान दिया PR नैन ने, जांच में शामिल हुआ PR नैन, पिताजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए PR नैन, तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के ऊपर ये बात कैसे आ जाती है। एक्चुअल में सारी फसाद की जड़ अब आपको दिख ही रहा है। PR नैन कैसे हनीप्रीत की तारीफ कर रहा है, क्यों? क्योंकि महेंद्र पाल बिट्टू के मुताबिक तो राकेश दिड़बा भी है, राकेश दिड़बा भी इस केस में एक्यूज्ड है, और वो उसके बाद हनीप्रीत का वो PA है, तो हनीप्रीत पे आएगा तो PR नैन कहाँ जाएगा, तो इसलिए PR नैन के जरिए ये केस हजूर पिताजी पे डलवाया गया है। इसमें फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने क्या करना है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए भी कैसे चल रही हैं। और इसमें क्योंकि क्या है, उनका कौन सा जोर लगना है, गधों की फौज है, जो जी में आया बोल देते हैं, और उसके बाद पूछो भी कौन बोलेगा तो नाम सामने नहीं आता किसी का, फिर सबके सांप सूंघ जाता है। तो ये तो जो बरगाड़ी वाला केस है जिसकी न्यूज़ आ रही है उसकी जानकारी आपको दे। जिस केस में चालान दाखिल हुआ है उस केस का ट्रायल शुरू होना है 5 मई से। कोई नया चालान या नया FIR नई चीज़ कोई शुरू नहीं हुई है। ये चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने जो केस चार्जशीट करवाया था वही केस है, और उसमें PR नैन और प्रदीप जो है उन्होंने पिताजी के खिलाफ गवाही दी है, ऐसा जांच में है, तभी पिताजी के ऊपर मुकदमा आया है। हमने तो क्या करना है उसमें जाके, तो ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए बरगाड़ी को लेके। सेकंड क्या है कि जो एक और चल रहा है अभी हनीप्रीत जो चीज़ें हथियाने पे चली है, बहुत सारी चीज़ें और निकल के सामने आ रही हैं। वो ये कि जो IT विंग है, आपके नाम चर्चाओं में आपको बोला जा रहा है कि वो फ़ोन लेकर आना है, फ़ोन चार्ज करके लाना है, उसमें आपका फ़ोन खोल के हनीप्रीत का चैनल सब्सक्राइब करवाया जा रहा है। अभी पता नहीं, इतना सारा खर्चा जब कर ही रहे हो तो 1 लाख रुपए में 5-7 लाख सब्सक्राइबर वैसे ही मिल जाएंगे पेड, लेकिन ये भेड़ों की फौज क्यों ही खड़ी करनी है वो समझ नहीं आ रहा है। और शायद ये टटोला जा रहा है कि साथ संगत में कितना विरोध है हनीप्रीत को लेके। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी भेड़ों का झुंड है लगा हुआ है, और 15 साल से, क्योंकि जब 2017 में जो बच्चे 14-15 साल के थे, आज वो 18-19 साल के हो गए हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इस काम में लगाया गया जिनको डेरे का बैकग्राउंड और इन केसों का बैकग्राउंड, लीगल इश्यूज, इसके लीगल पेज समझ में नहीं आते, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड क्या है कि अब हर एक ब्लॉक से उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को डिलीट करवाया जा रहा है जिसमें एडमिन IT विंग के अलावा कोई और लोग हैं, भी ये ग्रुप्स आपने डिलीट कर देने हैं। और वो ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं जिसमें एडमिन ब्लॉक का ही व्यक्ति कोई ना कोई एडमिन रहेगा, ताकि उसमें वन साइडेड इन्फॉर्मेशन चले, कोई भी उसे काउंटर ना करे। तो ये बड़े स्केल पे व्हाट्सएप ग्रुप्स डिलीट करवाने का काम चल रहा है। थर्ड क्या है कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में हनीप्रीत नाम देगी, क्या वाकई में हनीप्रीत काबिज हो जाएगी गद्दी पे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत सारे लोग, अभी 3 हिस्सों में साथ संगत है जो चल रही है। एक वो ग्रुप है जो बिल्कुल जैसे जिन्होंने 3 परहेज सभी तोड़ रखे हैं, जो बिल्कुल संगत से पैसा लूट के खाने वाले 45 मेंबर हैं, जिनका परिवार सब नशे करता है, नशे बेचता है। ये इस तरह का जो सर्कल है सारा, जो सिर्फ पैसा, संगत से लूटना, वचनों को ना मानना, ये सारा सर्कल हनीप्रीत के साथ खड़ा है। ये कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि 29 तारीख को पिताजी आके नाम देंगे, ये बात प्रोजेक्ट की जा रही है। अब अगर सामने से कोई पूछ लेता है भी ऐसा कैसे संभव है भाई सरकार, क्योंकि 2 पैरोल के बीच में कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए, तो ये तो 1 महीना भी नहीं हुआ ढंग से, 2 महीने, तो इसमें पैरोल तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ये जवाब दिया जा रहा है कि अगर पिताजी नाम देने नहीं आएंगे तो पिताजी किसी की ड्यूटी लगा देंगे नाम देने के लिए। इट मीन्स क्या है कि यमराज के पास पेश होगी हनीप्रीत चद्दर ओढ़ के, और पता लगे यमराज ने अपने पास ही बिठा लिया। मतलब मजाक की बात है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको नाम देने को और गुरुगद्दी पे हनीप्रीत को बिठाने को इतना कैजुअल कर दिया है कि लोगों को लगे ये आम सी बात है।
हाँ, लेकिन आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए भी एक नेपालन दिखने जैसी लेडी, काम वाली सफाई वाली बाई जैसी लेडी मेकअप करके आके बैठ जाए भी मैं यहाँ की रानी हूँ, तो कैसी लगेगी? मतलब चलिए जैसी भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं पैरेलल। अब आप क्या सोचेंगे क्या नहीं। इधर क्या हो रहा है, एक ग्रुप तो ये है जो बिल्कुल सारे लोफर लोग हैं, जो लेडीज़ हैं जिनके उनको घर में कोई पूछता नहीं, जो विधवा हैं, जिनका घर में कोई हस्बैंड नहीं है, जिनकी जो घर में टिकती नहीं है, मतलब घर वाले उनको पसंद नहीं करते, वो घर से निकली रहती हैं। दूसरा जो सिंगल लेडी हैं, 40-40 ईयर्स के अराउंड हो गई हैं, जिन्होंने शादी नहीं करवानी है, वो लेडीज़ हैं। और चौथा वो जो ऐश प्रस्ती, मतलब जैसे उल्टे सीधे कामों में जो इन्वॉल्व हैं, इस तरह की लेडीज़ का एक बड़ा ग्रुप है। और ऐसी लड़कियां जिनकी एजुकेशन पूरी हो गई है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, शादी नहीं करना चाहती, बस बेनिफिट्स के साथ जीना चाहती, इस तरह की लड़कियां, ये सब ज़्यादातर ये ग्रुप है जो डोमिनेट कर रहा है, सारा प्रचार करने पे लगा हुआ है। दूसरा ग्रुप वो है जो जिनका अस्तित्व शाही परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनका शाही परिवार के साथ उठना बैठना है, मिलना है, जो डेरे में मेन सेवादार है, जो शाही परिवार की सिग्निफिकेंस पे ही डेरे में अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। वो सारे परिवारों को भी ये लगा हुआ है भी हम कहाँ जाएं, भी हमारा क्या बनेगा, भी अगर परिवार निकल जाएगा तो हमें भी लात मार के निकाल दिया जाएगा। ये वो अब उस बैलेंस में लगे हैं कि हमें किस तरफ जाना है, टुवर्ड्स हनीप्रीत जाना है या माता जी को मनाना है, ये सब कुछ तो इस तरफ लगा हुआ है। तीसरा क्या है कि वो ग्रुप है जो गुस्सा दिखाता है लेकिन बस का कुछ नहीं है। जैसे 25 अगस्त के टाइम पे जिन्होंने थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाने का सोचा तो वो जेल चले गए। अब वो दोबारा सोच रहे हैं कि हम अपना आक्रोश दिखाएं, होगा कुछ भी नहीं, वही पहले की तरह 4 पुलिस वाले बुला लेंगे हनीप्रीत। वो कौन सा पुलिस वालों ने देर लगानी है, वो तो वैसे ही हनीप्रीत के गुलाम है, तो वो पुलिस वालों को बुला लेगी और उसके बाद आपका आउटरीच किसी काम का नहीं है। इस सब के बीच माताजी से जो बातचीत लोगों की हो रही है, अलग अलग लोग माताजी से मिलने आ रहे हैं, तो ये चीज़ चल रही है भी माताजी का स्टैंड क्लियर है कि उन्होंने जाना ही जाना है, और वो ये बताना नहीं चाहते कि क्यों जाना है। उनका एक एक्सक्यूज़ है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई आगे करानी है, मतलब उनके जो ग्रैंडसन है आगे, ग्रैंडसन, तो उनको उनकी पढ़ाई करानी है, इसलिए उनको जाना ज़रूरी है। ये बात माताजी अपने स्टैंड से बोल रहे हैं बार बार। और फिर भी कोई करीबी होता है वो कुरेद के पूछता है कि नहीं जी कुछ तो है, गड़बड़ है, आपकी आवाज़ बता रही है, आपकी साइलेंस बता रही है। तो फिर वो थोड़ा मन भर जाता है उनका और वो इस तरह से बोलता है भी आपको पता ही है तो हम क्या बताएं। तो ये सवाल माताजी के सामने फिर और लोगों ने भी रखा। अभी जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट 6 महीने से ये बात बोल रहा है कि शाही परिवार को अब यहाँ से निकाला जाएगा, तो इसका मतलब वो सच बोल रहे थे, मतलब हमारे बारे में बात हो रही है। तब माताजी का कहना है कि वो तो सच ही बोलते हैं, लेकिन अब समझ लोगों के नहीं आ रही, अलग बात है। और अब क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है, उनको पता है, ये स्टैंड तो माताजी के एंड से आ रहा है। और माताजी कह रहे हैं भी इस बारे में जसमीत बाई ने पिताजी को बोल दिया है भी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटिव बोल दिया है। दूसरा क्या है, दूसरी तरफ से जो एडम ब्लॉक का एक ग्रुप है, उनको पता है भी अब सरवाइव नहीं कर सकते हम हनीप्रीत के बिना। हनीप्रीत चाहेगी तो हम सरवाइव करेंगे वरना नहीं। वो क्या कर रहा है, वो अपने ग्रुप को भेज रहा है माताजी का हितैषी बनाकर, ये दिखा के भी हम भी चाहते हैं माताजी नहीं जाए, क्योंकि माताजी का वर्जन जानने के लिए कि एक्चुअल में माताजी क्या सोच रहे हैं, किस माइंडसेट पे चल रहे हैं, ये चीज़ मतलब वर्जन जानना है कि शायद माताजी के साथ कोई प्लान चल रहा है, कोई और प्लान ना कर जाए। इसलिए उनकी तरफ से भी बार बार सर्कुलेट करके लोगों को, 45 मेंबरों को, उनके परिवार के लोगों को बदल बदल के भेजा जा रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट एडम ब्लॉक चला रहा है। तीसरा क्या है भी, शाही परिवार ने अपना स्टैंड क्लियर किया, भी उन्होंने जाना ही जाना है, डेफिनेटिव है, ये मतलब क्लियर ये बात आ गई है। एक और एंगल है जो गुरसर मोडिया में पनप रहा है। वो एंगल ये है भी, गुरसर मोडिया में ये कहा गया है भी शाही परिवार को हनीप्रीत ने डायरेक्ट बोल दिया है भी अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा वही हाल करेंगे जो हजूर पिताजी के साथ किया है, या तो मारे जाओगे या फिर सारी उम्र जेल में सड़ोगे। ये थोड़ा गुरसर के लोगों के पास जो वहाँ शोर मच रहा है गुरसर मोडिया में, वो इस ट्रैक पे, तो गुरसर मोडिया वाले चाह रहे हैं भी माताजी गुरसर मोडिया में, श्री गुरसर मोडिया में आके रहने लगें,
लेकिन क्योंकि उनका जो एजेंडा कहना है कि पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे आगे, तो बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, तो शायद इसलिए वो इस एंगल पे सोच रहे हैं। और गुरुसर मोडिया वो शायद ना जाएं श्री गुरुसर मोडिया में, ये ट्रैक सब चल रहा है। अब इस सब में सबकी लड़ाई है, हनीप्रीत की पावर गेम हो रही है इधर से। तो आज जैसे लोगों को दुखती खबर मिली कि पिताजी के ऊपर एक नया ट्रायल शुरू होगा 5 मई से। दूसरी तरफ हम जब देख रहे हैं कि कहते हैं नंगा आदमी होता है, अब नंगे आदमी को आपने टोपी पहना दी, सिर पे ताज लगा दिया, भाई वो बेशरम है, नंगा है, सिर पे ताज लगाओ, गोगल्स पहनाओ, जब वो बेशरम है, नंगा हो गया। तो ऐसे अब हनीप्रीत का आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो आज वो तरबूज के डिज़ाइन सेलिब्रेट कर रही है गाना लगा के जस्टिन बीबर का। क्या कि एक तरह से ओपन प्रोजेक्शन है कि जब जब पिताजी के साथ कुछ गलत होगा तब तब हनीप्रीत एक सेलिब्रेशन के तौर पे चीज़ों को सेलिब्रेट करेगी। जैसे पिताजी के साथ क्या हुआ, एक कैद से निकाल के पैरोल फरलो के नाम पे कैद में रखा गया या हुई नहीं, या जो उनके नाम से टॉर्चर हो रहा है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो उसको सेलिब्रेट कर रही है, सरेआम कॉस्ट्यूम्स पहन के कैट वॉक कर रही है। ये सारी चीज़ें मतलब एक ओपन डोमेन में आने लगी है। अभी जब जब पिताजी के साथ कुछ गलत होगा तब तब हनीप्रीत उस चीज़ को सेलिब्रेट करेगी, और ये सेंस जो है वो जनरेट कर रही है धीरे धीरे हनीप्रीत, और ये चीज़ें अब आ रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें सोच लीजिए और सोच के बैठ जाइए, क्योंकि कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब स्टैंड सबको दिख रहा है। इस सारे उधेड़ बुन में जो बंदर होता है ना, बंदर अपनी कमाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बैलेंस देखता है, अभी इधर भी जाए रखो, इधर भी जाओ, दोनों तरफ से बनाओ। वो बंदर कौन है, वो बंदर हैं चरणजीत, दान सिंह, सरवारा फैमिली। ये बंदर क्या कर रहे हैं, अभी तक तो ये शाही परिवार को लूट रहे हैं। अब हमने आपको लास्ट टाइम एक चुटकुला सुनाया था ना कि प्रोफेसर भाग गए जहाज़ से उतर के, और प्रिंसिपल बैठा रहा, उसे पता है जहाज़ स्टार्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली क्या है, जैसे शाही परिवार की जब बातचीत होती है पिताजी से, उस टाइम क्या है, कुछ लोग मीडिएटर हैं बीच में, कॉमन होते हैं, जैसे सरवारा वकील जो है, दान सिंह, चरणजीत जो पिताजी के बचपन के सो कॉल्ड दोस्त हैं जो लीगल मैटर संभालते हैं, ये कॉमन लोग होते हैं। शाही परिवार जब अपनी बात रखता है तो पिताजी उनकी बात को वेटेज नहीं देते, क्योंकि पिताजी को सिर्फ साथ संगत से मतलब है, इनके व्यापार से कोई मतलब नहीं, तो उनका एंगल दिख जाता है। दूसरी तरफ हनीप्रीत जब रखती है तो पिताजी हनीप्रीत वाली भी नहीं सुनते हैं, तो उधर से क्या आता है कि जब हनीप्रीत वाली नहीं सुनते हैं, लेकिन जो चरणजीत, दान सिंह, सरवारा, ये लोग क्या है, ये शाही परिवार के विश्वास पात्र भी बनते हैं, ये और एडम ब्लॉक, ये सब मिलके शाही परिवार को ये यकीन दिलाते हैं कि पिताजी ने हनीप्रीत को पावर दे दी है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, ना पिताजी शाही परिवार की सुन रहे हैं, ना हनीप्रीत की सुन रहे हैं। लेकिन क्या है कि हनीप्रीत जो बाकी गिरोह है सारा, वो मिलके हनीप्रीत की क्रेडिबिलिटी को शाही परिवार की निगाह में बढ़ाता है, इसलिए शाही परिवार यकीन कर लेता है भी ऐसा हुआ होगा। सेकेंडरी उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर आप उनको कह दोगे भी गुरुजी ने ऐसा बोला है, तो वो किसको कहीं भी नहीं बोला होगा, कह भी किसी को नहीं सकते हैं। अब जब शाही परिवार से पूछते हैं भैया फिर चिट्ठी तो बताओ, अब भी जो चिट्ठियाँ आई वो सही हैं या गलत, अब वहाँ पे वो चुप्पी साध लेते हैं, बोला इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि खुद पंडाल में जो बैठे थे उस टाइम जब चिट्ठी पढ़ी जा रही थी, अब करेंगे तो मरे, नहीं करे तो मरे, बोला जाना तो है ही, तो अब क्यों बोल के जाएं इतना कुछ, क्या ज़रूरत है पंगा लेके जाने की, शांति से निकल जाएं। चलिए हम उसके आगे का कल्पना करते हैं, अगर शाही परिवार चला जाए उसके बाद वो जाएंगे कहाँ, श्री गुरुसर मोडिया, वहाँ पे एक रिंकू नाम का शैतान बैठा है, चंद्रशेखर, वहाँ पे जो उनके अपने सीरी हैं, ज़मीनें संभालते हैं, वही ठग हैं, एक से एक वही उनकी फसल खा रहे हैं। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पहले ही उनके दुश्मन हैं, गांव वाले कितने सगे हैं वो तो हमने देख लिया, और कितना अफेक्शन है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि वो एक्चुअली उनको शाही परिवार से हमदर्दी नहीं लग रही मुझे, उनका क्या दिख रहा है भी उनका अपना एग्जिस्टेंस कहाँ है। जिनका शाही परिवार से कनेक्शन है भी हम अपना स्टेटस तो देखें भी हम कहाँ टिकेंगे, वो अभी उस ट्रैक पे हैं। तो क्या है, अभी एक बार गुस्सा दिखा रहे हैं एडम ब्लॉक को, जब एडम ब्लॉक तेवर दिखाएगा, हनीप्रीत तेवर दिखाएगी, परिवार चला जाएगा, फिर धीरे धीरे चुप रहने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर परिवार मान लीजिए चंडीगढ़ चला जाता है या आसपास कहीं भी पढ़ाई के लिए जाता है, ऑल ऑफ अ सडन तो विदेश नहीं दौड़ जाएंगे, पर कहीं भी जाएगा,
आम लोगों से मिलना, वहाँ कौन सा इतने टाइट सिक्योरिटी, 4-4 गाड़ियाँ चलेंगी या 7 कर्मचारी उनकी सेवा में तैनात रहेंगे, वहाँ तो बाहर के लोग होंगे प्राइवेट सिक्योरिटी का। अब क्या है कि क्या वहाँ वही रिस्पेक्ट है, वही सब कुछ है। तो यहाँ आपको परम हजूर पिताजी के वचन समझने की ज़रूरत है। पिताजी क्या बोलते थे कि बेटा अपने बच्चों को कि भाई तुम एक नंबरदार के बच्चे हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, ये गले में सतगुरु के नाम का पटा है। अब इसको उतार के अगर वो डेरे से जाएंगे तो ये सम्मान जो पटे से मिल रहा है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो वो जिस भी शहर में रहें, एडम ब्लॉक उन्हें चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है। परम पिताजी का परिवार अगर डेरे से चला भी गया ना, तो भी उनको इतना जलील रेगुलरली मोहनलाल सुखदेव दीवाना जैसा उन्हें किया है, राकेश जड़वा जैसों ने, कि इतना जलील किया है, इतना परेशान किया है कि भैया बाहर नहीं निकलना जलालाना साहिब से, हमारे तरफ देखना नहीं है, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, इस लेवल तक परेशान किया है। ऐसे ही अब शाही परिवार का हो गया। उनकी जो प्रॉपर्टी एसेट सिरसा में है वो बिकने ही नहीं दे रहे, बोले नहीं बेच के जानी, हमें दे के जाओ, हम ही अपने हिसाब से बेचेंगे, अगर बेचना चाहोगे तो हम खरीदारों को धमकाएंगे, और वो चल रहा है ओपन। अब इस सारी सिचुएशन में अब आपके दिमाग में कशमकश चल रही है भी गलत कौन और सही कौन, भी जो हम कह रहे थे वो तो सब चल रहा है, सब वैसे ही हो रहा है, तो फिर गलत कौन। शाही परिवार जब सामने आया ही नहीं, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो अब हानिप्रीत हो जाएगी काबिज, तो अब आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, कर भी कुछ नहीं तो सकते, बैठ के तमाशा देखने के अलावा। क्यों, सब कुछ पता है जी। बहुत सारे लोग कानाफूसी फ़ोन करके बोलते हैं कि व्हाट्सएप कॉल पे, भाई जी हमको सब कुछ पता है, बस हम बोलना नहीं चाहते। तो जो पता है नहीं बोलना चाहते, फिर ये बात भी क्यों बोल रहे हो भी हमें पता है, तो बैठो घर में तमाशा देखिए। तो हमारे आपके अलावा, आपके पास तमाशा देखने के अलावा है ही क्या। तो इसलिए जिसको करना है वो करेगा, वो शोर नहीं मचाएगा, और तमाशा देखने वाले तमाशा देखेंगे। जिसको रोटियां सेकनी है वो इधर भी पैर फंसाएंगे, इधर भी फंसाएंगे, अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे। तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि हमें ना शाही परिवार से मतलब है, ना हमें हानिप्रीत से मतलब है। हमारे लिए जो मर्जी जिसने करना है वो करे, हमें मतलब सिर्फ इस चीज़ से है कि हजूर महाराज जी की सच्चाई लोगों तक पहुँचे। ये इन बिल्लियों की आपसी लड़ाई है, ये लड़ते रहें, इसमें सभी जो बीच के बंदर माल खा रहे हैं वो खाते रहें, पहले खाते रहेंगे। अब ये क्या है, अब एक पार्टी चली जाएगी तो उनके गम में खाएंगे। अल्टीमेटली क्या है कि अब धीरे धीरे 45 मेंबर में भी कटौती हो गई है, गिने चुने लोग ही अब पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जो शाही कैंटीन हजूर पिताजी ने बनाई थी गरीब लोगों के लिए कि 15 रुपये में पेट भर सामान मिलेगा, 15 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा, 7-8 रुपये में भी गरीब संगत को खाना मिल जाता था। अब वहाँ पे सीधा सीधा क्या हो रहा है, MSG आउटलेट खुल गए हैं और प्रॉपर आपको एक रेस्टोरेंट की तरह वो डील किया जाएगा। वहाँ आप गरीब संगत की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर एक। अब वो इतना है कि प्राइवेट कंपनियां शाही कंटीनों पे भी कब्जा करने लगी हैं। हनीप्रीत का जो बिजनेस है वो शाही कंटीन से भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं। और बाकी आशा तनेजा के कुछ कस्टमर आए हैं, वो चलो उनको आप इग्नोर कीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें आप देखिए, इंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। हो भी तो करेंगे क्या। फाइनली ये और कोई सवाल और कोई डाउट आपके मन में पनप रहा है तो बताइए, कोई सुझाव आपके पास है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, इस फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर दीजिए। इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं तो बता दीजिए, कोई आपके पास लीगल ओपिनियन है। एक क्वेश्चन बार बार उठा था अभी, क्या हम हनीप्रीत और राकेश दृढ़बा के खिलाफ कोई एफिडेविट या कोई स्टेटमेंट या कोई कंप्लेंट बरगाड़ी मसले में पंजाब पुलिस को दे सकते हैं। तो आप डेफिनेटिव दे सकते हैं कि महेंद्र पाल बिट्टू के स्टेटमेंट में एक जिक्र है कि राकेश दृढ़बा ने पुराने एडम ब्लॉक में महेंद्र पाल बिट्टू को एक पिस्टल दिया था। वो पिस्टल दिया था बलजीत सिंह दादूवाल को मारने के लिए, लेकिन वो प्लान मतलब जो प्लान था वो कैंसिल हो गया और वो पिस्टल महेंद्र पाल बिट्टू ने राकेश दृढ़बा को वापस लौटाया था। ये रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट में भी है, जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट में, और ये
मतलब महेंद्र पाल बिट्टू के स्टेटमेंट में भी है ये बात। तो इस बात को आप कंप्लेंट बना के पंजाब पुलिस को दे सकते हैं कि जब राकेश दिड़वा का ओपन तौर पे नाम है इसमें कि उसने कॉन्स्पिरेसी में वो पिस्टल अरेंज किया, तो वो पिस्टल क्यों नहीं रिकवर किया राकेश दिड़वा से अभी तक? जब इस कॉन्स्पिरेसी में ये थ्योरी भी है तो ये पिस्टल रिकवर करना चाहिए। तो राकेश दिड़वा इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर क्यों है? और उसके बाद राकेश दिड़वा जिसका पीए है वो है हनीप्रीत, तो फिर हनीप्रीत इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर क्यों है? जब डेरा की चेयरमैन विपासना चावला ने पंचकुला पुलिस को बोला था कि एक्चुअल में फंक्शनल हेड डेरा की हनीप्रीत ही है, तो फिर विपासना चावला के स्टेटमेंट की वैल्यू क्यों नहीं है? क्यों विपासना चावला का वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे नहीं लाया जा रहा है? ये चीज़ें आप पंजाब पुलिस को रिटर्न में दे सकते हैं अपने तरीके से। और अगर किसी को नहीं पता है तो आप अवतार सिंह जी हैं हमारी टीम में, या सैम जी हैं, उनको शायद उन्होंने एक आधी भेजी भी है कंप्लेंट, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जिनके पास हो अवतार सिंह जी का और सैम जी का फ़ोन नंबर आप डाल दें, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और कोई आपको लगता है कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो आप बता दीजिए। हम क्या कर रहे हैं या हम क्या करेंगे, या इस स्टेज पे हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? तो मुझे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं ये हम बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि जिनको पता होना चाहिए उनको मालूम है, जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि हम रेडियो की तरह अपना पूरी स्ट्रेटजी आपको बताएं, जो होगा सबके सामने अपने आप आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोई और सवाल, कोई डाउट आपका हो तो हम कोशिश करते हैं पढ़ने की। कोई आपसी कमेंट फाइट चल रही है शायद। कोई डाउट आपका हो, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी सुझाव हो तो आप भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने फेसबुक पे गालियाँ लिखकर भी भेजी हैं, कुछ भेजा है। तो सब अपने अपने सोच से जो उनको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है भी हनीप्रीत बहुत सही है। एक्चुअली वो 15-20 साल के बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। कोई और जो भी डाउट हो। हाँ, एक वो है, मेरे याद आ गया, एक कंप्लेंट है एक तरह की, कह सकते हैं। वो कंप्लेंट आप दे सकते हैं। मुझे किसी ने बना के भेजी थी, एक एडवोकेट ने, डेरा से शायद सत्संगी जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे कंप्लेंट बना के भेजी थी। कहते हैं आप ये कंप्लेंट डालो। वो कंप्लेंट मेरे पास है, तो मैं उसको एक बार देखता हूँ। आज तो नहीं देख पाऊँगा, यहाँ मेरे पास वो नहीं है, थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। जब भी 3-4 दिन बाद हम दोबारा घर जाएंगे, देख लेंगे, जब भी घर पहुँचेंगे वो देख के मैं बताता हूँ आपको भी। शायद उस कंप्लेंट में कुछ हो, दे सकते हैं या नहीं, वो आप दे सकते हैं। शायद वो मतलब हमारे पॉजिटिवली काम करे। बाकी भरोसा रखिए अपने आप पे, अपने सतगुरु पे, कि इतना आसान नहीं है कि काल को सतगुरु की गद्दी पे बैठ जाना। क्योंकि काल क्या है? काल उस गुरु का, सतगुरु का ही बनाया हुआ है, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो सतगुरु की कुर्सी पे बैठ जाए। लेकिन वो इस रेस में उन तमाम लोगों की भक्ति खा जाएगा जिन्होंने वो भक्ति कमाई है ओढ़ निभाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी का प्रेम ओढ़ निभे। ये चीज़ें आध्यात्मिक तौर पे जो लोग जुड़े हैं उनको समझ में आती हैं, बाकियों के लिए किस्से कहानियाँ हैं। तो इसलिए आप इस दौर में ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आपका जो इंटेंशन है, आपका जो ऑब्सेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हजूर पिताजी की तरफ रहना चाहिए। बीच में कहीं भी आप इस सारी फाइट में अपने बेनिफिट को या अपनी क्रेडिबिलिटी को तलाशने की कोशिश ना करें। फोकस अपना एम डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि हमें ये भी लगता है जिस तरह का क्रिमिनल माइंडसेट एडम ब्लॉक का है, हो सकता है कि वो कोई बड़ी क्रिमिनल कोई आपराधिक साजिश प्लान कर रहे हों जिससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये इशू चलाया गया हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम देख के चल रहे हैं भी इसके पैरेलल हिडन एजेंडा भी कोई चल रहा है या नहीं, सब चलता है। बाकी जो होगा सबके सामने होगा। 2 साल से हनीप्रीत रेडियाँ घिसा रही है, अभी कुछ कर पाए तो देखते हैं अभी अगले 10-15 दिन 20 दिन में क्या कर पाएगी। बाकी हमारी कोशिश अपनी तरफ से जारी है, जो भी हमें करना है, पर हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी को सच्चा साबित करने की है, उनकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाने की है।
बाकी ये आपसे लड़ाई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस सब चीज़ों का आपकी निजी ज़िंदगी पे, आपकी सोच पे, आपकी भावनाओं पे क्या क्या असर होता है। तो आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से कैलकुलेट करते रहिए। और कोई जानकारी जैसा भी मिलेगी तो मोस्ट प्रोबेबली संडे को नाम चर्चा शायद मैं नहीं रख पाए, मंडे या ट्यूसडे को नाम चर्चा रखेंगे, तो उसके बाद शायद उसमें कुछ जानकारी दे सकेंगे। तो बीच में फिर भी कोई ऐसी जैसे न्यूज़ आ गई, कोई ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाती है, हो सकेगा तो लाइव करेंगे। तब तक के लिए हम कोशिश करते हैं, जैसा हम हर बार कहते हैं भी, उम्मीद करते हैं भी हमारी सबकी प्रार्थना हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचे और वो हमें माफ़ करके हमारे बीच वापस आएँ। तो आपने इस उम्मीद से हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिर में हम अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक बात खास तौर पे हमेशा याद रखें कि कभी भी जब आप अरदास किसी भी रूप में लगाएं, उस अरदास में कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगना है। कई बार बहुत से लोग लिखते हैं फलाने के कीड़े पड़ेंगे, फलाने के ये होगा, ये चीज़ें अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म में सबका भला मांगना है, सबके लिए सद्बुद्धि मांगना, यही होता है। इसमें पिताजी ने अरदास में लिखा है भी भगवान अपनी मर्जी से जिसको जैसे देनी है वो सजा के हिसाब से देता है, वो अहंकार तोड़ के देता है, वो जैसे देता है। ये ईश्वर का अपना तरीका है, लेकिन किसी भी भक्त को प्रार्थना में कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए। तो जब भी आप इस तरह की चीज़ें लिखें, खासतौर पर प्रार्थना की बात भाषा जब आप लिखते हैं, तो उसमें कभी भी चाहे हनिप्रीति क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, बुरा नहीं मांगना है, सद्बुद्धि मांगनी है सबके लिए। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आस।